यार हम सभी ने बचपन में डोरेमोन तो देखा ही है। और यार डोरेमोन हमारे बचपन के यादगार लम्हों में से एक भी है। पर यार जब हम बचपन में डोरेमोन देखा करते थे तो हमारी मम्मी हमसे यही कहती थी, दिन भर कार्टून देखती रहती है। पर यार उन्हें कौन समझाए, अगर एक बार उन्होंने डोरेमोन की मूवीज देख ली और उसके विलन्स देख लिए तब तो उनकी रातों की नींद उड़ जानी है। क्योंकि ये जो डोरेमोन के विलन्स थे ये मतलब अलग ही लेवल पर खतरनाक थे भाई। मतलब किसी भी तुम बॉलीवुड हॉलीवुड मूवी की विलन से तुम कंपेयर कर सकते हो डायरेक्ट। हाँ बट यार किरमाड़ा से मत कर लेना। और यार आज हम इन्हीं डोरेमोन के 10 विलन्स के बारे में बात करेंगे जो पावर, दिमाग और डेंजर के मामले में सबसे ऊपर थे। इसमें कुछ ऐसे विलन्स हैं जिन्होंने नोबिता को ऑलमोस्ट मार दिया था, और कुछ तो ऐसे हैं जिनका डोरेमोन भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता, जिसके लिए डोरेमोन को खुद पास्ट चेंज करना पड़ता है। और उसी में एक कैरेक्टर तो इतना ज्यादा मिस्टीरियस था कि हमें अभी तक उसके बारे में कोई क्लियरिटी ही नहीं है। बाकी यार रैंकिंग नीचे से ऊपर जाएगी और जैसे जैसे नंबर कम होते जाएंगे डेंजर का लेवल डबल होता जाएगा। और ये एकदम डिटेल्ड वीडियो होने वाली है, मतलब ऐसे वीडियो यूट्यूब पे कहीं और नहीं मिलेगा। तो इसमें हम हर एक विलन की स्टोरी, उसके पावर्स, उसका जो मेन गोल था मूवी में, और उसकी जो वीकनेस है जिसकी वजह से वो मारा गया, तो हम इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट विलन आपके डोरेमोन देखने का नजरिया ही बदलने वाला है। तो 10th नंबर पे आता है फैंटम डीलक्स फ्रॉम द मूवी नोबिता's सीक्रेट गैजेट म्यूजियम। तो इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि जो डोरेमोन की बेल है वो मूवी में चोरी हो जाती है, और उसी बेल को ढूंढने के लिए वो गैजेट म्यूजियम पे जाते हैं। वहां पर जाकर उनको पता चलता है कि ये जो डोरेमोन की बेल है वो किसी और ने नहीं बल्कि फैंटम डीलक्स ने ही चुराई है। और ये जो फैंटम डीलक्स है वो बहुत सारे गैजेट्स को चुरा रहा होता है, क्योंकि उसमें से उसको एक स्पेशल चिप चाहिए था। और वो इस मूवी का मेन विलन नहीं है, इस मूवी का मेन विलन तो प्रोफेसर पेपलर है, जिसके लिए फैंटम डीलक्स काम कर रहा होता है। अगर हम फैंटम डीलक्स के पावर्स के बारे में बात करें तो उसके पास एक गैजेट था कि उसको डिफरेंट अपीयरेंस प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो अलग अलग इंसान का रूप ले सकता है। और इसकी मदद से उसकी जो फिजिकल कैपेबिलिटीज हैं, मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ उसके पास कुछ हाईटेक टूल्स भी थे। अब इस मूवी में फैंटम डीलक्स का काम ये था कि वो जिस प्रोफेसर यानी कि प्रोफेसर पेपलर के लिए काम कर रहा है, तो प्रोफेसर पेपलर एक रिसर्च कर रहे होते हैं, तो उसको पूरा करना उसका गोल था। अब अगर हम फैंटम डीलक्स की वीकनेस के बारे में बात करें तो फैंटम डीलक्स का ऐसा कोई मेन वीकनेस तो था नहीं, क्योंकि उसकी पावर्स ही कुछ ऐसी थी कि वो डोरेमोन के गैजेट्स को कंट्रोल कर सकता था, जिसके कारण डोरेमोन की किसी भी गैजेट का जो असर है ना वो उस पर होता ही नहीं है। यानी कि पूरे डोरेमोन के गैजेट्स इसके सामने फेल थे। बट एक वीकनेस यहाँ पे ये थी कि वो उसके अंदर मतलब इमोशंस थे, और उसका दिल जो था ना वो साफ था। और इसी के कारण जब वो नोबिता के साथ उसने टाइम स्पेंड किया तो नोबिता के लिए उसके दिल में जो है इमोशंस जाग गए, और धीरे धीरे करके उसने प्रोफेसर पेपलर के लिए भी काम करना छोड़ दिया। नंबर 9 लेडीना फ्रॉम द मूवी, ये भी था नोबिता वो भी था नोबिता। ये जो लेडीना है उसे निकाल दिया जाता है मायान राज्य से, क्योंकि वो वहाँ पर डार्क मैजिक का यूज़ कर रही होती है। तो उसके बाद वो क्या करती है कि पूरे किंगडम और किंगडम की क्वीन पर कर्स कर देती है, जिसके बाद जो किंगडम की क्वीन है वो डीप स्लीप पर चली जाती है। यानी कि एक तरह से तुम समझ सकते हो कि वहाँ की क्वीन कोमा में चली जाती है। अब लेडीना के मेन पावर्स के बारे में बात करें तो उसकी मेन पावर में डार्क मैजिक, कर्सेस और एक क्रिस्टल स्कल का जो वेपन था वो सब उसके पावर्स में थे। तो मेनली अगर हम हिंदी में बोले तो वो काला जादू और श्राप वगैरह यूज करती थी। लेडीना का मेन गोल यही था कि वो एक्लिप्स यानी कि ग्रहण में प्रिंस टियो, जो कि इस मूवी का एक मेन प्रोटैगनिस्ट है, उसकी बलि देकर उसकी बॉडी में हमेशा के लिए अमर होना चाहती थी। तो उसका मेन गोल यही था कि वो अमर होना चाहती थी। अगर लेडीना की वीकनेस के बारे में बात करें तो उसका मेन वीकनेस सनलाइट ही था। हाँ, जैसे कि ज़ॉम्बीज़ का होता है जो कि सनलाइट बिल्कुल नहीं झेल सकते, और सनलाइट के सामने आते ही उसकी पूरी बॉडी जलने लगती है, और ऐसे ही मूवी में उसको हराया भी जाता है। नंबर 8 डायब्लो फ्रॉम द मूवी नोबिता चला चांद पे। तो इसकी मेन स्टोरी यही है कि ये जो डायब्लो है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और वो एक बहुत बड़े से मून क्रशिंग वेपन के अंदर रहता है, और उसे बनाया गया था ताकि कागोया प्लेनेट को बचाया जा सके, प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली वो बना था।
अब अगर डायब्लो के जो पावर्स के बारे में हम बात करें तो क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था तो उसमें टेक्नोलॉजी का वो मास्टर था एक तरह से, और वो बहुत बड़े रोबोट आर्मी को कंट्रोल भी कर सकता था। तो डोरेमोन की मूवी में उसका मेन गोल यही था कि वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ को अचीव करना चाहता था, जिसके बाद वो अर्थ को पूरा डिस्ट्रॉय कर देना चाहता था। अब अगर हम डायब्लो के वीकनेस के बारे में बात करें तो उसकी जो मेन वीकनेस थी, उसका जो फिजिकल कोर था ना, वो बहुत ज़्यादा वीक था, और इसी कारण वो मूवी में मारा भी जाता है। ये जो मोजो है, हाँ यही कैरेक्टर, जब नोबिता क्या करता है कि इसको एयर कैनन के अंदर फिट कर देता है और फुल स्पीड में एयर कैनन थ्रो करता है, और ऐसे ही उसको मूवी में हराया गया है। नंबर 7, प्रोफेसर नेपोजिस्ट्रा फ्रॉम द मूवी नोबिता एंड द टिन लेबिरिंथ। तो प्रोफेसर नेपोजिस्ट्रा एक सुपर इंटेलिजेंट इन्वेंटर रोबोट था, जिसे कि इस मकसद से बनाया गया था ताकि वो चामोचा प्लेनेट की रक्षा कर सके। पर जैसा हम सोचते हैं हमेशा वैसे तो नहीं होती ना चीज़ें। तो ये जो प्रोफेसर है, जैसे जैसे ये डेवलप होता गया, उसके दिल में ह्यूमन के लिए एक तरह से हेट्रेड क्रिएट होने लग गई, जिसके बाद उसने पूरी पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन को मैनिपुलेट करना चालू कर दिया और पूरा डिपेंडेंट बना दिया अपने इन्वेंशंस पे। जिसके कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे लोग बहुत ज़्यादा आलसी होते गए और वीक होते गए। और जैसे इस प्रोफेसर ने मौका देखा कि लोग वीक हो चुके हैं और बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, तो पूरी ह्यूमैनिटी में रोबोट आर्मी का धावा बोल देता है। इस प्रोफेसर की जो पावर्स हैं, वो जैसे मैंने बताया कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, उसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी की नॉलेज थी और उसे वेपन्स की भी बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, और इसी का फ़ायदा वो मूवी में उठाता है। इस प्रोफेसर का जो मेन गोल था वो ये था कि पूरी दुनिया से ह्यूमन पॉपुलेशन को पूरी तरह से ख़त्म कर देना और उनकी जगह प्लेनेट में रोबोट ले आना, यानी कि रोबोट का राज उसका मेन गोल था। अब अगर वीकनेस की बात की जाए तो ये जो रोबोट है ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट था, जिसके कारण इसने मूवी में डोरेमोन को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। और क्योंकि ये एक रोबोट है तो वायरस इसका मेन वीकनेस था, और ऐसे ही करके वो मूवी में हारता भी है। नंबर 6, ब्लिज़ार्का फ्रॉम द मूवी ग्रेट एडवेंचर इन अटलांटिक काची-कोची। तो ब्लिज़ार्का की स्टोरी ऐसी है कि वो एक बायोलॉजिकल सुपर वेपन है, और इस ब्लिज़ार्का को कुछ लाखों सालों पहले बनाया गया था। तो बहुत पहले ये क्या करता है कि एक प्लेनेट था ह्योगा, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। और वो डिस्ट्रॉय कैसे करता है कि वो पूरे प्लेनेट को जमा देता है। इसकी मेन पावर ये थी कि ये आइस और स्नो को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता था, और ये अपने मुंह से एक बर्फ की बीम भी छोड़ सकता था। और इस बीम को तुम ऐसी वैसी बीम मत समझ लेना, ये बीम पूरे प्लेनेट को जमा सकती है हमेशा के लिए, इतनी पावरफुल ये बीम थी। और साथ ही में डोरेमोन के कुछ गैजेट्स और फिजिकल अटैक इस पर कोई काम ही नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये एक वेपन है, यानी कि अपने अंदर हुई प्रोग्रामिंग को फॉलो करता है, और इसका जो गोल था वो ये था कि पूरे प्लेनेट को ये फ्रीज यानी कि जमा देना चाहता था। तो मूवी में इसकी वीकनेस को कुछ ऐसे दिखाया है कि इसके माथे में एक ऐसा कोई स्लॉट होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर अगर कोई गोल्डन स्वॉर्ड से हमला करे तो तब ये हार सकता है। और नोबिता को ये स्वॉर्ड एक रिंग के फॉर्म में मिली होती है, जिसका यूज़ करके नोबिता ब्लिज़ार्का को मूवी में हरा भी देता है। अगर गाइस आप अभी तक मेरी वीडियो को देख रहे हैं, यानी कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में भी कर देना कि आपका जो बेस्ट विलन था वो कौन सा था। बाकी अब हम अपने टॉप 5 विलन्स पर पहुँच चुके हैं, तो बात करते हैं अपने 5th विलन की, यादोरी एम्परर फ्रॉम द मूवी गैलेक्सी सुपर एक्सप्रेस। तो इसकी जो स्टोरी है वो ये है कि ये छोटे छोटे पैरासाइट होते हैं जो कि गैलेक्सी के एक एज पर रहते हैं, और इन्हें कंट्रोल करता है ये एम्परर। तो ये क्या करते हैं, बड़े से इंटरगैलेक्टिक थीम पार्क पर ये इन्वेड यानी कि अटैक कर देते हैं, धाव बोल देते हैं, और अपनी जो गैलेक्सी सुपर एक्सप्रेस है उसको भी हाईजैक कर लेते हैं मूवी में। और उसके बाद वो क्या करते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर वो एंटर कर जाते हैं और ह्यूमन बॉडी को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। हाँ, जैसे कि अपने इंडियन मूवीज़ में भूत लोग नहीं होते वैसे ही। अब अगर पावर्स की बात की जाए तो इनका मेन पावर था बॉडी को अपने कंट्रोल में ले लेना, यानी कि पोजेशन, और उनको एक पपेट की तरह कंट्रोल भी कर सकते थे। और इनका जो एम्परर था, मतलब कि इनका लीडर, वो तो बड़े से बड़े रोबोट को भी अपने कंट्रोल में ले सकता था।
इनका जो मेन गोल था वो था कि पूरे यूनिवर्स को अपने कंट्रोल में ले लेना, यानी कि पूरे यूनिवर्स पर अपना कब्जा जमाना, और साथ ही में ये बहुत सारे लिविंग होस्ट को अपने कंट्रोल में भी लेना चाहते थे। अब अगर इनकी वीकनेस के बारे में बात करें तो इनका वीकनेस था एक सोप सॉल्यूशन, यानी कि साबुन। अगर इनका होस्ट यानी कि जिस भी बॉडी में इन्होंने अपना कब्जा ले रखा है वो अगर साबुन के कांटेक्ट में आता है तो वो इमीडिएटली उस बॉडी से बाहर निकल जाते हैं अपने आप। और साथ ही में इनका जो एम्परर है उसके अंदर ही इन सब की पावर रहती है, क्योंकि अगर एक बार एम्परर मर जाता तो इन सब यादोरी के अंदर भी फाइट करने की शक्ति खत्म हो जाती। नंबर 4, माफूगा फ्रॉम द मूवी नोबिता एंड द विंड मास्टर। अब ये जो माफूगा है ना उसे बनाया होता है उरांडा ने, और उरांडा स्टॉर्म ट्राइब्स का एंशिएंट लीडर हुआ करता था। तो उस समय जब ये ड्रैगन क्रिएट हुआ था तो इसको हराया था एक हीरो नोजिन ने, जिसके बाद उसने इसकी स्पिरिट्स को 3 पार्ट्स में सील किया था। फर्स्ट था ये ब्लू एग, सेकंड येलो या फिर ये ऑरेंज कलर का एग जिसके अंदर फुकू था, जो कि एक काइंड स्पिरिट के रूप में जन्म लेता है और नोबिता का एक बहुत बेस्ट फ्रेंड भी बन जाता है। और लास्ट में ये रेड एग जिसके अंदर ड्रैगन की इविल पावर्स होती हैं। तो अगर इसकी पावर्स के बारे में बात की जाए तो डोरेमोन फ्रेंचाइज की जो मूवी है जितनी भी, उसमें ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट विलन के नाम से है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड को 40 दिन में ही ख़त्म करने की शक्ति रखता है। साथ ही में ये इतना बड़ा तूफान क्रिएट कर सकता है जितना बड़ा एक कॉन्टिनेंट नहीं होता, जैसे कि ये एशिया, अमेरिका, ये सब। और ये तूफान इतना बड़ा होता है कि इसे मतलब आउटर गैलेक्सी से भी देखा जा सकता है। और इसका जो स्टेमिना है वो तो अलग ही लेवल पर है, क्योंकि ये 40 दिन तक बिना रुके अटैक पे अटैक करता ही रहता है। माफूगा का गोल ये था कि वो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देना चाहता था, और उरांडा ने इसे इसलिए बनाया था ताकि वो अपना कब्जा जमा सके हर कहीं पे। तो इसकी वीकनेस लाया करती है ये जो 3 स्पिरिट में सील हुआ था ना उनमें। और ऐसे ही मूवी में भी ऐसे ही हारा जब नोबिता का जो फ्रेंड है फूको वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है, जिसके बाद माफूगा भी हार जाता है। नंबर 3, ग्रेट डीमन किंग फ्रॉम द मूवी नोबिता's ग्रेट एडवेंचर इनटू द अंडरवर्ल्ड। हजारों साल पहले उसने अर्थ को कॉन्कर करने की कोशिश की, और इसी के लिए उसने लोगों को डार्क मैजिक भी सिखाया था, लेकिन इंसानों ने इसे हरा दिया और उसको उसकी दुनिया में वापस से भेज दिया। और अब मॉडर्न टाइम में वो फिर से अर्थ पर हमला करने की प्लानिंग करता है। और रीमेक वाली मूवी में हमें दिखाया गया है कि उसने मियोको की माँ को मेड्यूसा में बदल दिया जब उसने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए डीमन से डील की थी। सबसे पहला डार्क मैजिक, तो डीमन के पास बहुत पावरफुल डार्क मैजिक है जिससे कि वो डिजास्टर क्रिएट कर सकता है। और दूसरा, डीमन आर्मी, उसके पास एक पूरी डीमन की फौज है जो उसकी ऑर्डर्स मानती है हमेशा। तीसरा, फायर मैनिपुलेशन। 2007 की रीमेक में उसे एक फायर डीमन की तरह दिखाया गया है जिसकी चारों तरफ हमेशा आग लपटे हुए दिखाई देती है। डीमन का एक ही मकसद है, अर्थ को कॉन्कर करना और उसे डीमन रेस के रहने लायक बनाना। वो अर्थ पर नेचुरल डिजास्टर क्रिएट करके तबाही मचाना चाहता है ताकि वो आसानी से कब्जा कर सके। अब अगर डीमन के वीकनेस के बारे में बात करें तो उसका एक सबसे बड़ा राज ये है कि उसका दिल उसके शरीर में नहीं है बल्कि स्पेस में किसी एक फ्लोटिंग हार्ट, एक रेड मून के रूप में है। मूवी के क्लाइमेक्स में जब नोबिता और उसके दोस्तों को पता चलता है कि उसके डार्ट्स, मतलब उसके जो मैजिक डार्ट्स हैं, डीमन पर काम ही नहीं कर रहे, तब उन्हें उसके असली हार्ट के बारे में पता चलता है। तो मूवी में डोरेमोन का गैजेट जो कि बिग लाइट है, उसका यूज करके जो सिल्वर डार्ट है उसका साइज बहुत बड़ा करा जाता है। ओरिजिनल फिल्म में जियान और रीमेक में नोबिता उस डार्ट से डीमन के हार्ट को पियर्स यानी कि उसमें छेद कर देता है, जिससे डीमन और उसकी पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। अभी डीमन को हराने के बाद नोबिता व्हाट इफ फोन बूथ का, जो कि डोरेमोन का एक गैजेट है, उसका यूज करके जो दुनिया है उसको वापस से नॉर्मल बना देता है। नंबर 2, मेकाटोपिया एम्परर फ्रॉम द मूवी नोबिता एंड स्टील ट्रूप्स। मेकाटोपिया एक ऐसा प्लेनेट है जिसे एक साइंटिस्ट, जिसे गॉड भी कहा गया है, उसने बनाया था, जिन्होंने 2 रोबोट्स आमू और ईमू को बनाया था ताकि वो एक आइडियल सोसाइटी बना सके। लेकिन वक्त के साथ साथ मेकाटोपिया के रोबोट्स में कंपटीशन इंस्टिंक्ट यानी मुकाबला करने की भावना आ गई, जिस वजह से उन्होंने एक हायरार्की सोसाइटी बना ली।
इनका लीडर रोबोट जनरल या फिर हम कहें एम्परर है, जो पूरे यूनिवर्स पर राज करने की ख्वाब देखता है। अब इस एम्परर के पावर्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला है मैसिव आर्मी। तो मेकाटोपिया का एम्परर के पास हजारों रोबोट सोल्जर्स की आर्मी है, जिनके पास एडवांस्ड वेपन और स्पेसशिप भी हैं। और रोबोट होने के नाते ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं और आम हथियारों से ये मर भी नहीं सकते। इनका मेन मकसद अर्थ को कॉन्कर करना और सभी इंसानों को अपना गुलाम बनाना था। उनका मानना है कि रोबोट्स इंसानों से बेहतर हैं और उन्हें ही पूरे यूनिवर्स पर राज भी करना चाहिए। और इस विलन को मैंने नंबर 2 पे इसलिए रखा है क्योंकि ये एक ऐसा विलन था जिसे हराने के लिए डोरेमोन को खुद पास्ट में जाकर पूरी हिस्ट्री बदलनी पड़ी थी। पर क्योंकि पास्ट बदलना पड़ा, जिसके कारण रिरुरू और उसका जो बड़ी है पिप्पो, उन दोनों की भी डेथ हो जाती है। मतलब वो दोनों भी मर जाते हैं रोबोट्स के साथ साथ। अब मेकाटोपिया के रोबोट्स की वीकनेस के बारे में बात करी जाए तो उनका सबसे बड़ा वीकनेस था उनके ओरिजिनल प्रोग्राम। तो मूवी में क्या होता है कि जैसे शिजुका और रिरुरू डोरेमोन के टाइम मशीन से पास्ट में जाते हैं और मेकाटोपिया के क्रिएटर वो गॉड से मिलते हैं, जिसके बाद वो जो गॉड है या जो साइंटिस्ट है उसको सारी बात बता देते हैं कि फ्यूचर में ऐसे ऐसे होता है। जिसके बाद शिजुका और रिरुरू मिलकर आमू और इमू के प्रोग्राम को काइंडनेस और एम्पैथी के साथ रीराइट कर देते हैं। और जैसे ही पास्ट में प्रोग्रामिंग बदली जाती है तो प्रेजेंट में मेकाटोपिया की पूरी आर्मी और एम्परर का वजूद ही मिट जाता है, क्योंकि उनका पूरा इतिहास ही बदल दिया जाता है। अब बात करते हैं डोरेमोन के फ्रेंचाइज में सबसे ज़्यादा खतरनाक और डरावने विलन के बारे में, जिसका कि मेरे हिसाब से नंबर 1 पर होना बिल्कुल सही है। नंबर 1 ताएताएसामा फ्रॉम द मूवी 3 काबिल तलवारबाज। ताएताएसामा यूमिरुमी किंगडम, जो कि ड्रीम वर्ल्ड है, का एक ईवल जादूगर और एक एम्परर है। वो अंधेरे का प्रतीक है और उसने अपनी डीमन आर्मी के साथ मिलकर लगभग पूरे ड्रीम किंगडम पर कब्जा कर लिया था। उसे एक भविष्यवाणी हमेशा सताती थी, जो कि कहती थी कि एक लेजेंडरी सिल्वर नाइट, जो कि नोबिता बाद में बनता है, उसका खात्मा करेगा। तो सबसे पहला ये था कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में मैजिक था। वो बहुत पावरफुल ब्लैक मैजिक जानता है, जिससे वो किसी को भी स्टोन में बदल सकता है या खतरनाक इल्यूजन क्रिएट भी कर सकता है। दूसरा, इमॉर्टैलिटी। ताएताएसामा के पास 2 जीवन है, यानी कि उसके पास 2 लाइव्स होती हैं। अगर वो एक बार मर जाए तो फिर से जिंदा हो सकता है। और तीसरा, कमांड ओवर जनरल्स। उसके अंडर कई जनरल्स काम करते हैं, जैसे जनरल स्पाइडर और जनरल जंबो। मूवी के क्लाइमेक्स में क्या होता है कि जो शिजुका होती है, जो कि मूवी में शिजुकारिया के नाम से है, अपनी दूसरी लाइफ, क्योंकि उसने ड्रैगन के पसीने से नहाया था तो उसको भी नोबिता की तरह दूसरी लाइफ मिली थी। वो डोरेमोन के गैजेट, जो कि बिग लाइट है, उसका यूज सिल्वर स्वॉर्ड पर करती है, जिससे कि वो स्वॉर्ड बहुत बड़ी हो जाती है। जिसके बाद जो नोबिता के हाथ में स्वॉर्ड होती है वो ताएताएसामा के आर पार हो जाती है। ताएताएसामा को मैं नंबर 1 विलन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अकेला ऐसा विलन था जो कि नोबिता को मारने के बहुत करीब था। मतलब वो एक बार तो इसे मार भी चुका था नोबिता को, पर क्योंकि नोबिता ड्रैगन के पसीने से नहाया हुआ होता है तो उसे एक लाइफ मिल जाती है, वरना अगर वो नहीं नहाता तो उसका खेल तो वहीं पे ही ख़त्म था। पर ताएताएसामा के साथ साथ एक और क्रीचर इस मूवी का है जो कि बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, और वो है ये तोरीहो। इस कैरेक्टर का जो मकसद है ये पूरी मूवी में कभी क्लियर ही नहीं हो पाता, और ये पूरी मूवी में हमें 3 रूप में दिखाया गया है। सबसे पहले तो ये एक बुढ़ा आदमी बन के आता है, और इसी की वजह से नोबिता को वो गेम मिली थी। पर यार एक बात सोचने वाली है कि अगर ये ताएताएसामा के लिए काम करता है तो इसे तो नोबिता को वो गेम देनी नहीं चाहिए थी। मतलब ना तो वो नोबिता को गेम देता और ना ही ताएताएसामा कभी मरता। मतलब पता नहीं यार क्या ही था ये। और ड्रीम वर्ल्ड के अंदर ये एक उल्लू यानी कि आउल बनकर घूमता है और पूरी तरह से ये इन पर नज़र रखता है, नोबिता और उसके दोस्तों पर नज़र रखता है, और यही होता है जो कि डोरेमोन की पॉकेट को भी चुराता है। और तीसरा ये रोबोट, जो कि मूवी के लास्ट में आकर नोबिता के घर में वो जो ड्रीम वाली मशीन है ना वो लेके चला जाता है। अब ये सब करके उसको मिला क्या यार, ये तो आज तक कभी क्लियर ही नहीं हुआ।
पर यार तुम्हें तो क्लियर हो गया होगा कि डोरेमोन फ्रेंचाइज के 10 मोस्ट खतरनाक विलन कौन थे। तो यार वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को यार शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।